हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज़ आदिति और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 8 की समरी। तो हम ऑलरेडी 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं इस बुक के और आज स्टार्ट करने वाले हैं 5th चैप्टर को, जो कि है इंडस्ट्रीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे प्रीलिम्स में काफ़ी कम समय बचा है, तो अनअकैडमी द्वारा जो आपको बैचेज़ नए लॉन्च हो रहे हैं उनको ज़रूर देखें। और अगर आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको काफ़ी सारे फ़ायदे मिलते हैं, क्योंकि उससे आपको घर बैठे क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, और अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज़ का। और आपको जो पढ़ाएंगे वो होंगे हमारे सारे टॉप एजुकेटर्स इंडिया के, एंड सारा सिलेबस कवर होगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज़ होने वाली हैं, स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, आंसर राइटिंग सेशंस होंगे, मेंटोरशिप और गाइडेंस भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको ऑफलाइन क्लासेस में नहीं मिल पाएंगी, जो फ़ायदे आपको घर बैठे मिल रहे हैं अनअकैडमी के द्वारा। सो इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, और यहाँ अनअकैडमी आपको वो सारी चीज़ें करके दे रहा है, बस आपको सिर्फ पढ़ना है और सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा उसके लिए। सो अगर आप प्लस पे सब्सक्राइब करते हैं तो ये आपको फ़ायदे मिलेंगे। स्ट्रक्चर्ड बैचेज़ हैं टॉप एजुकेटर्स द्वारा, और बैचेज़ आपके हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल होंगे। लेट नाइट हैं फॉर द प्रोफेशनल पीपल जो कि जॉब कर रहे हैं उनके लिए, एंड 100% सिलेबस कवरेज है, वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ होंगी एवैल्यूएशन के साथ, मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी हैं एवैल्यूएशन के साथ, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग क्लासेस हैं, डेली करंट अफेयर्स प्रैक्टिस होगी, ऐसे और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। आप अपनी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं, और सेक्शनल क्विजेस और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी है। तो यानी कि अगर आप एक बार अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप प्री के साथ साथ इंटरव्यू तक की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। सो ये कुछ बैचेस चल रहे हैं, आप इन बैचेस को ज़रूर देखें, ठीक है, ज़रूर ज्वाइन करें इन्हें। ये बेसिकली क्रैश कोर्स चल रहे हैं आपके प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए है, जो कि स्टार्ट होगा 19 अक्टूबर से। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस। एंड अगर आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ यूज़ करें कोड स्टडी IAS, बिकॉज इससे मिलेगा आपको 10% डिस्काउंट, एंड दैट वुड हेल्प यू अ लॉट। ओके, सो दिस इज़ लाइक T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज चल रही है आपके लिए, जो कि है बिल्कुल फ्री, डेली 7:30 बजे, जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 मिनट के लिए, और 40 मार्क्स की है ये टेस्ट सीरीज़, और साथ में होगा टेस्ट एनालिसिस भी। तो ज़रूर ज्वाइन करें, ये हैं कुछ लिंक, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं ज्वाइन। एंड गाइज, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी प्लस सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड, ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, आप इस नंबर पे ज़रूर कॉल करिए, ठीक है, इससे आपकी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व होगी। और अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस कोड को ज़रूर यूज़ करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 है इंडस्ट्रीज़। नाउ व्हाट आर इंडस्ट्रीज, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। तो हम जो भी मतलब जैसे नोटबुक्स वगैरह ये सब यूज़ करते हैं अपने राइटिंग पर्पस के लिए, पढ़ने के लिए, तो ये हम तक पहुंचती हैं आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। काफ़ी एक लंबा प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग का, उसके बाद ही हम तक आ पाती हैं। तो इट स्टार्टेड आउट इट्स लाइफ एज अ पार्ट ऑफ अ ट्री विच वॉज देन कट डाउन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प मिल। तो क्या होता है कि एक पेड़ है, पेड़ को काटा जाता है, काटने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द पल्प मिल, जहाँ पे जो उसकी वुड है, ठीक है, उसको किया जाता है प्रोसेस, और उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू वुड पल्प। अब ये जो वुड पल्प है इसको किया जाता है मिक्स विद केमिकल्स, और फाइनली इसको पेपर में चेंज कर दिया जाता है। ओके, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंज, जो कि रॉ मटेरियल्स को इनटू प्रोडक्ट्स के फॉर्म में डेवलप करता है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि जो पल्प है, सो हाउ वाज द पल्प चेंज इनटू अ पेपर इनटू अ नोटबुक। अब ये मतलब आप ये देख रहे हैं कि कितना लंबा प्रोसेस है। पहले तो ये जो पल्प था उसको चेंज किया गया पेपर में, और पेपर को चेंज किया गया नोटबुक में, ठीक है। तो ये पूरी एक प्रोसेस है। तो ये रिप्रेजेंट करती है 2 स्टेजेस को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, ठीक है। सो मीनवाइल इंडस्ट्री रेफर कर रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी that is concerned with the production of goods, extraction of minerals or the provision of services. So thus we have iron and steel industry,
ठीक है, जो कि जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है, कोल माइनिंग इंडस्ट्री होती है जहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल होता है, और टूरिज्म इंडस्ट्री जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो ये देख रहे हैं आप, ये अलग टाइप की इंडस्ट्री। जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का। कोल माइनिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है गुड्स का, वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ एक्सट्रैक्शन। और टूरिज्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है। ठीक है, अगर आप कहीं जाते हैं, कहीं पे घूमने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको टूरिस्ट वगैरह मिलते हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो क्या है, वो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं आपको। ठीक है, तो देयर इज़ अ डिफरेंस इन ऑल दीज इंडस्ट्रीज। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं इन ऑर्डर टू मेक इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ थिंग्स। ओके, जो आप बुक यूज़ करते हैं, नोटबुक यूज़ करते हैं, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। ठीक है, आफ्टर दिस प्रोसेस, एक मतलब ये 2 प्रोसेस के बाद आप तक पहुंचती है, आप उसके लिए पे करते हो और तब आप उसको यूज़ करते हो। ठीक है, तो दिस इज़ लाइक इट्स अ होलसम प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं जो कि चेंज करती हैं रॉ मटेरियल्स को इनटू प्रोडक्ट में। पहले तो जो प्राइमरी थी आपकी, कि जो सोर्स थी आपकी ट्री को काटा गया, काटने के बाद फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया गया पल्प मिल। ठीक है, तो अब उसके लिए प्रोसेस चालू हो गई, दूसरी सेकेंडरी प्रोसेस चालू हो गई कि जो वुड है, ठीक है, उसको प्रोसेस किया जाएगा, उसको कन्वर्ट किया जाएगा वुड पल्प में, और वो जो वुड पल्प है उसको मिक्स किया जाएगा केमिकल के साथ, और केमिकल्स के बाद फाइनली उसको चेंज कर दिया जाएगा इनटू पेपर बाय द हेल्प ऑफ मशीन्स। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन देखते हैं इंडस्ट्री का। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है आपकी, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री जो कि है कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड है आपकी आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, केमिकल, फर्टिलाइजर, सीमेंट। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, और फिर है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनके बारे में हम लोग अच्छी तरीके के एक एलैबोरेशन के साथ पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्लासिफाइड हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। अब क्या ये हो रहा है यहाँ पे, जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं वो क्लासिफाइड हो रही हैं अपने रॉ मटेरियल के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे और ओनरशिप के बेसिस पे। अब यहाँ बात करेंगे हम लोग इंडस्ट्री जो कि क्लासिफाइड हो रही हैं रॉ मटेरियल्स पे। जैसे एग्रो बेस्ड है और मिनरल बेस्ड है या मरीन बेस्ड है या फॉरेस्ट बेस्ड है। तो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो यूज़ करती है प्लांट को, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट को एज देयर रॉ मटेरियल। एग्जाम्पल, दे आर फूड प्रोसेसिंग वन, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स और लेदर इंडस्ट्री। तो जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं जो यूज़ करती है मिनरल ओर्स को एज देयर रॉ मटेरियल्स। सो प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज feed other industries. One product is iron, made from iron ore or used as raw material for the manufacture of number of other products. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है उसमें प्लांट का यूज़ हो रहा है या फिर एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो एज द रॉ मटेरियल इन सारी चीज़ों का यूज़ होने के बाद क्या होता है, इनकी फिर प्रोसेसिंग होती है। जैसे अगर मतलब ये देखिए आप, वेजिटेबल ऑयल बन रहा है, कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है, फिर डेयरी प्रोडक्ट्स। अब जो आपके एनिमल्स हैं उनको रियर किया जाता है, कैटल्स को रियर किया जाता है, उनको रखा जाता है, उनकी देखभाल करी जाती है, फिर उनसे क्या करा जाता है, उनसे फ़ायदे लिए जाते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, काउ गिव अस मिल्क, और मिल्क से हम लोग बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं। ठीक है, लेदर इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वी ऑल नो कि बफलोज एंड ऑल आर यूज फॉर लेदर एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें कि मतलब जो एग्रीकल्चर बेस्ड चीज़ें हैं, जो एग्रो बेस्ड चीज़ें हैं, ठीक है, आपकी प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इनसे जो फ़ायदे लिए जा रहे हैं उसके बारे में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आर बेस्ड ऑन दिस। सो जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं जैसे आपकी, तो वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि यूज़ करती हैं मिनरल ओर को। ठीक है, मिनरल ओर को वो यूज़ करती है रॉ मटेरियल के तौर पर। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट्स हैं इस इंडस्ट्रीज़ के, वो फीड करते हैं अदर इंडस्ट्रीज़। वन प्रोडक्ट इज़ आयरन, मेड फ्रॉम आयरन ओर, ठीक है, यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। मतलब मान लीजिए कि जो आयरन ओर से आयरन है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। अब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से उसको रॉ मटेरियल के तौर पर लेने के बाद मैन्युफैक्चर हो गया नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट। ठीक है, सच एज हैवी मशीनरी बन जाएगी, बिल्डिंग मटेरियल्स बन जाएंगे, रेलवे कोचेस बन जाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों से जो एक चीज़ बनी, ठीक है, जैसे मान लीजिए आयरन बना,
ठीक है, तो उससे कितनी सारी चीज़ें और बन सकती हैं। आप लोग खुद सोचिएगा कि आयरन से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। मशीनरी चीज़ें बनेंगी, बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, रेलवे कोचेज़ हैं, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, यूज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशन एज रॉ मटेरियल। सो गिवन एग्जाम्पल्स आर द इंडस्ट्री प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल। तो जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं आपकी, वो यूटिलाइज करती हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल्स। Okay, so industries associated with forest are pulp and paper, pharmaceuticals, furniture and buildings. ठीक है, तो आपकी जितनी भी ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है वो डिपेंड करती है प्लांट और एनिमल बेस पे। ठीक है, एक प्रोडक्ट से निकलने के बाद काफ़ी सारी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। ठीक है, जैसे इंडस्ट्री से प्रोसेसिंग हो रही है सी फूड की, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है फिश ऑयल की। फिश ऑयल तो आपको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है लोगों के लिए। ठीक है, इफ़ यू टेक दैट तो आप उसके इनटेक से आपकी बॉडी में काफ़ी सारे फ़ायदे भी होते हैं। सो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं आपकी, ठीक है, वो यूटिलाइज़ करती है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल्स हैं आपको फॉरेस्ट से मिलते हैं। इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट, जैसे कि आपका पल्प बन रहा है, उनसे पेपर बन रहे हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल चीज़ें बन रही है, फर्नीचर बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रहे हैं। तो एक चीज़ के काफ़ी सारे फ़ायदे हो रहे हैं इंडस्ट्री के द्वारा। बात करते हैं इंडस्ट्री क्लासिफाइड है जो अपने साइज पे। ठीक है, अब जो साइज है इनका वो रेफर करता है अमाउंट ऑफ कैपिटल जो इनमें इन्वेस्ट की गई है। कैपिटल क्या होती है कि कितना ज़्यादा पैसा लगाया गया है, कितना मतलब कितना उसको उसमें कितनी हैवी मशीनरी यूज़ हो रही हैं। ठीक है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना है। तो ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए सारी चीज़ें होती हैं। तो साइज आपका रेफर करता है अमाउंट ऑफ कैपिटल विच हैव बीन इन्वेस्टेड। सो द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्लासिफाइड इनटू द स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब क्या है, इसमें भी एक चीज़ होती है कि इसमें क्लासिफिकेशन होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे और लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे। अब मान लीजिए कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज हैं वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड्स बाय द आर्टिसंस। अब अगर हम लोग घर से कोई चीज़ करते हैं, ठीक है, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ हैं कि घर में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बैग्स की, वी आर मेकिंग जूट बैग्स, वो भी घर पे बना रहे हैं हम। ठीक है, तो वो क्या हो गई, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई। उसमें जो आर्टिसंस हैं उनकी भी जो दे विल नॉट टेक दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। सो एग्जाम्पल है कि जो कॉटेज इंडस्ट्री आपकी, जैसे बास्केट वीविंग हो गई, पोट्री हो गई और बाकी सारे हैंडीक्राफ्ट हैं। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं वो यूज़ करती हैं कम अमाउंट को कैपिटल के लिए और टेक्नोलॉजी को। अभी हाथ से बना रहे हैं तो टेक्नोलॉजी तो ज़्यादा लग नहीं रही है। जूट के बैग्स बनाने के लिए आपको ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं लग रही। वीविंग के लिए यू डोंट नीड दैट मच टेक्नोलॉजी, मशीन्स यूज़ होंगी। ठीक है, एंड वीविंग मशीन्स विल बी यूज्ड, नथिंग मोर। ठीक है, अब जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसमें क्या, उसमें प्रोडक्शन जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। ठीक है, वॉल्यूम में ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो उसमें क्या है, उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा यूज़ हो रही है। अब जैसे सिल्क है, आपका सिल्क वीविंग है, फूड प्रोसेसिंग है, इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये क्या है, दे आर स्मॉल इंडस्ट्री, वाइल जो इनका प्रोडक्शन है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स हो गया, मशीनरी हो गई, ये ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं। ठीक है, इनके लिए जो इंडस्ट्री है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री ही यूज़ होती है क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनमें ज़्यादा होता है। ऑटोमोबाइल्स के लिए कोई हाथ से तो नहीं बना सकता। ठीक है, यू नीड मशीनरी, यू नीड हेवी टेक्नोलॉजी फॉर दैट। सो दैट्स वाई देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। सो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस साइजेस दिस थिंग हैज़ बीन। अब इंडस्ट्री क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। तो जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं वो ओन करी जाती है, ऑपरेट करी जाती है बाय वन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। मान लीजिए कि मुझे लगा कि मुझे स्टार्ट करनी है अपनी कोई भी पर्टिकुलर मुझे स्टार्ट करना है अपना बिजनेस। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ। ठीक है, और एक इंडिविजुअल क्या हो गया, उसका हो जाएगा आपका प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्यों, क्योंकि ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना। ठीक है, आई एम नॉट इंक्लूडिंग एनी वन एल्स इन दैट। ओके, और अगर मान लीजिए कि मेरी एक दोस्त ने भी बोला कि मुझे भी अपने साथ ज्वाइन कर ले, तो वो भी प्राइवेट इंडस्ट्री हो जाएगी। तो यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्री यानी कि किसी इंडिविजुअल के द्वारा
स्टार्ट करी गई हो या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा, ठीक है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में क्या हो जाता है, जो कि ओन्ड करी जाती है या ऑपरेट करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ठीक है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री में क्या होता है, जो कि ओन्ड और ऑपरेट करी जाती है बाय द स्टेट। अब देखिए, जो पब्लिक थी वो हो रही थी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब जो आपका ये जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है वो हो रही है स्टेट के द्वारा, स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे कि मारुति उद्योग है आपकी, ठीक है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इट। कोऑपरेटिव सेक्टर्स की जैसे आपकी हो गई, प्रोड्यूसर होते हैं, सप्लायर होते हैं रॉ मटेरियल के, ठीक है, वर्कर्स और बहुत, जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, सुधा डेयरी है, ओके। सो दीज आर कोऑपरेटिव वंस। तो आप लोगों को समझ में आ गया। प्राइवेट में क्या था, प्राइवेट में मतलब मैं ही खुद अपनी उस चीज़ की मालिक हूँ, अपनी जो मैंने काम स्टार्ट किया है मैं उसकी उस इंडस्ट्री की खुद ही मालिक हूँ, मैं उसे खुद चलाऊंगी, उसे खुद ऑपरेट करूँगी। देयर इज़ नो काइंड ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ एनी वन एल्स, ठीक है। और अगर मैं ग्रुप के साथ कर रही हूँ जिसमें और लोग हैं तो वो मेरे साथ उस चीज़ में आएंगे, तो वो प्राइवेट सेक्टर हो गया। पब्लिक सेक्टर में क्या हो गया, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होगा। आप कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो उसमें गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। गवर्नमेंट उसको लुक आफ्टर करेगी, जैसे आपकी एग्जाम्पल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई गवर्नमेंट बेसिस इंडस्ट्री, ठीक है। देन विल कम ऑन जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, जो कि ओन करी जाती है, ऑपरेट करी जाती है किसके द्वारा, इंडिविजुअल, मतलब बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ बात आ गई स्टेट की, ठीक है। अब ये बाय द स्टेट हो रही है, इंडिविजुअल हो रही है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल द्वारा हो रही है, जैसे कि आपकी मारुति उद्योग है। अब कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या है, जो कि इंडस्ट्री ऑपरेट करी जा रही है प्रोड्यूसर्स के द्वारा या सप्लायर्स के द्वारा, ठीक है। जो रॉ मटेरियल्स को दे चेंज इनटू द फाइन प्रोडक्ट्स एंड ऑल, जो फूड प्रोसेसिंग वाले आपके वो होती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर्स। जैसे कि आपका लेज हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड हो गया, सुधा डेयरी, ये सारी चीज़ें उसी में आती हैं। फिर बात करते हैं ये फैक्टर जो फिर अफेक्ट करता है लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री को। अब अवेलेबिलिटी होनी चाहिए रॉ मटेरियल की, लैंड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, लेबर होनी चाहिए, पावर होना चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए और मार्केट होना चाहिए। तो इंडस्ट्री यूजुअली लोकेट करती हैं उन एरियाज़ में जहाँ पर इजीली हर चीज़ अवेलेबल हो, गवर्नमेंट प्रोवाइड करे इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडाइड पावर, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ठीक है, ताकि जो इंडस्ट्री है उसकी जो लोकेशन है दैट शुड मे बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरिया। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन एंड सिटीज़, ओके। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है उससे क्या होता है कि उससे डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है टाउन्स का और सिटीज़ का। तो बेसिकली जो हमारे मतलब इंडस्ट्री को स्टार्ट करने की जो फैक्टर्स होने चाहिए कि हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, गवर्नमेंट प्रोवाइड करे इंसेंटिव, जैसे कि सब्सिडाइड पावर होना चाहिए, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, वरना सारा पैसा इसी में चला जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना चाहिए। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज, वो कहाँ लोकेटेड है, वो लोकेटेड होती है बैकवर्ड एरिया में, और धीरे धीरे वो इंडस्ट्रियल एरिया बन जाता है, ठीक है। तो उससे डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है टाउन्स का, सिटीज़ का। अब इंडस्ट्रियल सिस्टम को जानते हैं एक बारी। तो जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है आपका वो कंसिस्ट करता है इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट, जो हमने एग्रीकल्चर में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, कि उसमें क्या हो रहा था, इनपुट हो रही थी, फिर ऑपरेशन हो रहा था, फिर आउटपुट निकल रहा था। वैसे ही हमारा इंडस्ट्रियल में हो रहा है। तो जैसे एग्रीकल्चर का एक सिस्टम था, एक सिस्टमैटिक वे में चल रहा था, यहाँ पे इंडस्ट्रियल बेसिस पे भी एक सिस्टम है। इंडस्ट्री का भी काम करने का एक सिस्टम होता है, उनका सिस्टम क्या है ये जानते हैं। तो जो इनपुट है रॉ मटेरियल के, ठीक है, या लेबर की कॉस्ट, लेबर है, कॉस्ट ऑफ लैंड है, ट्रांसपोर्ट है, पावर है, बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ये आपके इनपुट्स हो गए, ठीक है। इनपुट के आपको रॉ मटेरियल चाहिए। अब मान लीजिए कि आपने देखा था कि पेपर बनाना था, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए था, उनको चाहिए था ट्री, ठीक है। तो ट्री चाहिए था उन लोगों को, तो वो क्या हो गया, आपका रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल ही तो हो गया, ताकि उससे वुड पल्प निकाला जाए, वुड पल्प को फिर केमिकल के साथ पेपर में तब्दील किया जाए, चेंज किया जाए उसको। फिर बात आती है लेबर की, लेबर के बाद आती है कॉस्ट ऑफ लैंड की, ठीक है। अब लेबर तो चाहिए होगी सारे काम के लिए, मशीन्स ऑपरेट करने के लिए, हर काम के लिए।
कॉस्ट ऑफ लैंड की बात करते हैं, जो लैंड है उसकी कॉस्ट कितनी है। फिर बात होती है ट्रांसपोर्ट की, कि ट्रांसपोर्टेशन में कितना पैसा जा रहा है, इधर से उधर आपको जब सामान सप्लाई करना पड़ता है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट भी लगता है, ठीक है। फिर बात होती है पावर की, मशीन्स स्टार्ट करने के लिए पावर चाहिए, ठीक है, तो उस पर। और बाकी है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये है आपकी इनपुट प्रोसेस। फिर बात करते हैं कि प्रोसेसिंग क्या हो रही है। तो प्रोसेसिंग इंक्लूड करती है वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी को, जो कि कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। अब इसमें क्या हो रहा है, जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिश प्रोडक्ट में चेंज किया जा रहा है। और लास्ट आपकी होती है आउटपुट, जो कि एंड प्रोडक्ट होता है, जिससे इनकम अर्न होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने जूट बैग्स बनाया, मैं पहले जूट लेकर आई, ठीक है। जूट मीन्स गोल्डन फाइबर जिसे बोलते हैं। तो मैं जूट लेकर आई, जूट हो गया रॉ मटेरियल, जूट से मैंने बनाया एक जूट बैग, वो हो गई आपकी पूरी प्रोसेसिंग, ठीक है। मेरा बैग हो गया तैयार। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको सेल करना है, ठीक है, ताकि मुझे मिले इससे इनकम, मेरी इनकम स्टार्ट हो इससे, ठीक है। तो मैं ऐसे ऐसे जूट बैग्स बनाती जाऊंगी और मुझे इनकम मिलती जाएगी। तो वो लास्ट जो आउटपुट चीज़ है वो है आपका एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट में आपको इनकम मिलती है, यू अर्न योर इनकम विद दैट प्रोडक्ट विच यू हैव मेड, ओके। नाउ इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में बात करते हैं। तो इंडस्ट्रियल रीजन्स बेसिकली इमर्ज करते हैं व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एक साथ ही मतलब आसपास हो, ठीक है। सो दे शेयर द बेनिफिट्स ऑफ क्लोजनेस, जैसे ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में है, ईस्टर्न यूरोप में है, और आपकी ईस्टर्न एशिया में है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है आपका वर्ल्ड का, ठीक है, ईस्टर्न एशिया। सो दे आर लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज नियर सी पोर्ट्स एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड्स। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये या टेम्परेट एरियाज में लोकेटेड है, नियर सी पोर्ट है और कोल फील्ड्स के पास है। और सब एक साथ इसीलिए लोकेट होते हैं तो एक दूसरे से जो बेनिफिट्स हैं, ठीक है, पास रहने के, वो शेयर कर सकें, ओके। देन इंडस्ट्रियल रीजन हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ है, हमारे इंडिया में है मुंबई में, पुणे क्लस्टर, बैंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन पर है, अहमदाबाद है, बड़ोदरा रीजन, ठीक है, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, विशाखापट्टनम है, गंतूर बेल्ट, देन योर गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ रीजन एंड कोलम एंड तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर ऑल्सो। तो इंडिया में जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो है इन जगहों पे, ओके। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। जैसे वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्री जैसे कि आपकी आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। तो कंट्रीज जैसे कि आपकी हो गई जहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड है वो है जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया। कहाँ कहाँ पर है आपकी आयरन और स्टील इंडस्ट्री, जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री is focused in India, okay, then followed by your Hong Kong, then South Korea, then Japan, then Taiwan, okay, but is mainly focused on India. So major hubs of the information technology जो है जैसे कि आपकी सिलिकॉन वैली हो गई सेंट्रल कैलिफोर्निया में, और बैंगलोर रीजन है हमारा इंडिया, ओके। फिर बात करते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में। तो इट इज़ अ फीडर इंडस्ट्री जहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। जैसे यहाँ पे इनपुट हो रहा है, इनपुट्स फॉर द इंडस्ट्री आर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है आपके, आयरन ओर है, कोल है, लाइमस्टोन है, ठीक है। अब इसके साथ साथ लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, साइट चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। प्रोसेस में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है आयरन ओर इनटू स्टील, जो कि इन्वॉल्व कर रहा है काफ़ी सारी स्टेजेस को, ओके। तो जो रॉ मटेरियल है उसको पुट किया जाता है इनटू द ब्लास्ट फर्नेस, जहाँ पर इट अंडरगो स्मेल्टिंग। अब उसके साथ स्मेल्टिंग होगी, स्मेल्टिंग के बाद उसे किया जाएगा रिफाइन, ठीक है। आउटपुट सोर्स क्या होगी, हमें स्टील मिल जाएगा। स्टील मिल जाएगा तो स्टील में बी यूज बाय द अदर इंडस्ट्रीज टू एज अ रॉ मटेरियल। तो यहाँ क्या हुआ, जो आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी, तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो फीडर इंडस्ट्री है वो क्या करेगी, वो प्रोडक्ट को करेगी रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़, ठीक है, फॉर अदर इंडस्ट्रीज। अब इसमें इनपुट में आपका रॉ मटेरियल जा रहा है और आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन और बहुत सारी लेबर लग रही है,
कैपिटल जा रहा है, साइट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके बाद प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो आयरन ओर है उसको स्टील में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, और उसके लिए बहुत सारी स्टेजेस लगती हैं। स्टेजेस क्या क्या लगती हैं, रॉ मटेरियल को पुट किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में, फिर उसको स्मेल्टिंग, उसको अंडो को करा जाता है स्मेल्टिंग के थ्रू, फिर रिफाइन किया जाता है। अब रिफाइन करने के बाद जो आउटपुट है वो स्टील आ रहा है। अब इस स्टील को क्या करेंगे, इस स्टील को दे देंगे बाकी सारी इंडस्ट्री को, ताकि वो बाकी सारी इंडस्ट्री इसको करें एज अ रॉ मटेरियल यूज। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं स्टील की। तो स्टील इज टफ एंड कैन बी इजीली शेप्ड, ठीक है, इसको काटा भी जा सकता है, इजीली शेप भी किया जा सकता है, ठीक है, इससे वायर भी बनाए जाते हैं, ठीक है। स्पेशल एलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर मेटल, जैसे कि एल्यूमिनियम है, निकेल है, कॉपर है। तो अगर आपको स्पेशल एलॉयज मतलब बनाते हैं जब स्टील के, तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा अमाउंट मेटल्स का डल जाता है, एल्यूमिनियम का डल गया, निकल का डल गया, कॉपर का डल गया, ठीक है। तो जो स्टील है आपका, उसको वो बहुत टफ होता है, उसको इजीली शेप भी किया जा सकता है, उसे आसानी से काटा जा सकता है, उससे वायर बनाए जाते हैं। ओके, अब इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स जो कि है भिलाई, तो दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आर सिचुएटेड इन अ रीजन जो कि स्प्रेड करता है ओवर 4 स्टेट। एक है आपका वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सलेम इन तमिलनाडु। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं, ठीक है। फिर बात करें जमशेदपुर के बारे में, तो बिफोर 1947 ओनली वन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द कंट्री वाज देयर, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, was privately owned. It is a private owned industry. Okay, it is a private owned industry. तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था, जो गवर्नमेंट थी उसने इनिशिएटिव लिया, ठीक है, फॉर सेटअप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स। तो टिस्को स्टार्टेड इन 1907। जो आपकी टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो कब स्टार्ट हुई थी, 1907 में, एट साक्ची। साक्ची मतलब नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सुबर्णरेखा और कार्की, जो कि है झारखंड में, ठीक है। तो वहाँ पर ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी 1907 में, 1907 में। ओके, फिर क्या हुआ था, लेटर साक्ची को बना दिया गया था जमशेदपुर, साक्ची का नाम रखा गया जमशेदपुर। तो जमशेदपुर को पहले क्या बोलते थे, साक्ची, ठीक है। और यहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री कब चालू हुई थी, 1907 में। कौन सी इंडस्ट्री, टिस्को। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। तो पहले नाम क्या था जमशेदपुर का, साक्ची था, ठीक है। आपकी टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कब स्टार्ट हुई थी, 1907 में हुई थी। कहाँ हुई थी, नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सुबर्णरेखा और करकई, कहाँ पर है, झारखंड में। रिमेंबर दिस थिंग। बेनिफिट ऑफ दिस प्लेस, अब इस जगह के बेनिफिट देखते हैं। सो ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालीमती स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। तो उस समय जो रेलवे लाइन थी उसका भी एक मसला था, तो आज ऐसा नहीं है, ठीक है। तो करीब सिर्फ 32 किलोमीटर अवे था फ्रॉम कालीमती स्टेशन, जो कि था आपका बंगाल और नागपुर रेलवे लाइन, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्री थी वो 32 किलोमीटर अवे थी, ठीक है। कहाँ से, कालीमती स्टेशन से। तो इट वॉज क्लोज टू द आयरन ओर, कोल एंड मैंगनीज डिपॉजिट, जो कि आप एज वेल एज टू कोलकाता, विच प्रोवाइडेड अ लार्ज मार्केट। तो ये जो आयरन ओर है आपका, कोल है, मैंगनीज है, उसके डिपॉजिट के पास थी और कोलकाता के पास थी, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करता है एक बहुत बड़ा लार्ज मार्केट को। तो टिस्को ने क्या किया, टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम झाड़िया कोल फील्ड्स, ठीक है। देन आयरन ओर और लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है या मैग्नीज है, वो मिला इनको उड़ीसा से और छत्तीसगढ़ से। तो टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को जो कोल मिला वो मिला झाड़िया की कोल फील्ड से, आयरन ओर और लाइमस्टोन, डोलोमाइट और मैग्नीज मिला इनको उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से। अब जो करकई और सुबर्णरेखा रिवर हैं वो इंश्योर करते थे सफिशिएंट वाटर सप्लाई, ठीक है। और गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव किया टू प्रोवाइड एडुकेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट, जो बाद में उसका डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि पहले इट वॉज अ प्राइवेट ओन इंडस्ट्री
उसके बाद व्हेन गवर्नमेंट टुक एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड, उसको ज़्यादा कैपिटल प्रोवाइड करे, डेवलप करे, ठीक है, तो इट वाज डन बाय द गवर्नमेंट. ओके, देन वी गोना टॉक अबाउट पिट्सबर्ग. तो इम्पोर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि इंजॉय करती है लोकेशनल एडवांटेज को, रॉ मटेरियल को, जैसे कि कोल जो कि अवेलेबल है लोकली, वाइल आयरन और आयरन और जो है इनको मिलता है फ्रॉम द आयरन माइंस ऑफ मिनेसोटा. Okay, so about 1500 kilometer away from the Pittsburgh, one of the world's best route for shipping or cheaply, the famous Great Lakes waterway lies between these mines and Pittsburgh. तो जो पिट्सबर्ग है सब, इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी, ठीक है, ये आपकी यूएसए की इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी है जो कि इंजॉय करती है एक लोकेशनल एडवांटेज को, रॉ मटेरियल को जो कि लोकली अवेलेबल है, ठीक है. आयरन ओर आता है इनका आयरन माइन से जो कि मिनेसोटा में है और 1500 किलोमीटर दूर है, मतलब इट्स अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम पिट्सबर्ग. ओके, सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट है फॉर शिपिंग के लिए और के लिए चीपली, वो है आपका द फेमस ग्रेट लेक वाटरवे, ठीक है, जो लाई करता है बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग. तो ट्रेन कैरी करती है ओर को फ्रॉम ग्रेट लेक टू द पिट्सबर्ग एरिया, ठीक है. ओहियो, द मोनोगालिला एंड एलेगनी रिवर्स प्रोवाइड करती है एडुकेट वाटर सप्लाई इनको. फिनिश स्टील ट्रांसपोर्ट होता है टू द मार्केट बाय बोथ लैंड एंड बाय वाटर रूट, ठीक है. तो जो फिनिश प्रोडक्ट है वो फाइनली ट्रांसपोर्ट किससे होता है मार्केट में, बाय लैंड एंड बाय वाटर रूट. तो पिट्सबर्ग एरिया है जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं और जो कि यूज़ करती हैं स्टील को एज द रॉ मटेरियल, उसको मैन्युफैक्चर करती हैं रेल रोड इक्विपमेंट में, हैवी मशीनरी में और रेल्स में, ठीक है. बात करते हैं फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. अब जो वीविंग क्लॉथ होता है फ्रॉम यार्न इज एन एंशिएंट आर्ट, मतलब जो आप ये कपड़े बनते हैं, ठीक है, सो इट्स लाइक वीविंग ऑफ क्लॉथ, ठीक है, यार्न से किया जाता है, ठीक है, वीव क्लॉथ को, और ये पुराना एंशिएंट आर्ट है, मतलब बहुत समय से चलता आ रहा है ये, ठीक है. सो कॉटन और जो वुल है आपका, सिल्क है, जूट है, फ्लैक्स है, ये सारी चीज़ें यूज़ करी जाती है क्लॉथ बनाने के लिए. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिवाइडेड है बेसिस ऑन रॉ मटेरियल जो कि उसमें यूज़ किया जाता है, जैसे कि फाइबर हो गया आपका. ओके, सो द रॉ मटेरियल कैन बी नेचुरल और मैनमेड. अब जो रॉ मटेरियल है या तो वो नेचुरल भी हो सकता है या मैनमेड भी हो सकता है, ठीक है. अब आपका कॉटन है, कॉटन इज नेचुरल, प्लांट से उगाया जाता है, ठीक है, तो इट्स नेचुरल. और मैनमेड क्या हो जाएगा, मैनमेड भी है आपके, ठीक है. तो नेचुरल फाइबर है जो ऑब्टेन करी जाती है वुल से, सिल्क से, कॉटन से, लाइनन से. और मैनमेड हो गई आपकी नाइलॉन है, पॉलिस्टर है, आर्कलिक है, रेयन है. ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज है इन द वर्ल्ड, ठीक है. सो टिल द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी में जो कॉटन क्लॉथ था वो इट वाज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स, ठीक है. तो पहले जब आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम में जो मतलब कॉटन क्लॉथ थे ये सारी कैसे बनाए जाते थे, हैंड स्पिनिंग टेक्निक से. जो हैंड स्पिनर होते थे, जो व्हील्स होते थे, उनसे बनाए जाते थे. एंड लूम्स इन 18th सेंचुरी, पावर लूम्स जो फैसिलिटेट कर रहे थे डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, विच वॉज फर्स्ट इन ब्रिटेन एंड लेटर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स आर इंडिया, चाइना, जापान एंड द यूएसए, ठीक है. तो जो पहली इंडस्ट्री थी वो थी आपकी ब्रिटेन में, फिर बाद में जगह जगह डेवलपमेंट हुआ, ठीक है. और फिर आज जो वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन टेक्सटाइल में वो हमारा इंडिया है, चाइना है, जापान है, यूएसए है. ओके, फिर द मुस्लिम्स ऑफ ढाका, The muslins of Dhaka, chintes of Muslipattnam, calicos of Calicut, and gold wrought cotton of Burhanpur, Surat and Vadodara were known worldwide for their quality and design. तो ये कुछ जगह हैं जो कि अपने क्वालिटी के लिए, डिज़ाइन के लिए बहुत फेमस हैं.
तो मैन्युफैक्चरिंग दीज वॉज द टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव ऑल्सो. सो ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं आपकी, दे वर अनेबल टू फेस द कॉम्पिटिशन फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल मिल्स ऑफ द वेस्ट दैट प्रोड्यूस चीप एंड गुड क्वालिटी फैब्रिक्स थ्रू mechanized material and units. First successful mechanized textile mill was established in Mumbai, that to be in 1854. Okay, तो अब क्या है कि मतलब जो ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, ठीक है, जो ट्रेडिशनल थी, वो उनको ना कंपटीशन की वजह से दे वर लाइक वो कंपटीशन फेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो नई टेक्सटाइल मिल स्टार्ट हुई थी वेस्ट साइड में, ठीक है, वो एक तो सस्ता, मतलब दे वर हैविंग दोस फैब्रिक, दे वर वेरी चीप, और क्वालिटी जो थी फैब्रिक्स की वो भी बहुत मस्त थी. अब देखिए ये चीज़ तो हम लोग भी देखते हैं कि एक तो क्या कपड़ा सस्ता होना चाहिए, और कपड़ा सस्ता है तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, तो वो हो गया सोने पे सुहागा. पहले तो सस्ता और उसके ऊपर क्वालिटी अच्छी, तो फिर तो इंसान ले गई. ओके, सो थ्रू दीज मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स, जो पहली सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल थी वो इस्टेब्लिश हुई थी आपकी मुंबई में, जो कि हुई थी 1854 में. सो वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट था वहाँ का, क्योंकि पोर्ट देयर वाज अ पोर्ट ऑल्सो फॉर इम्पोर्टिंग मशीनरी, अवेलेबिलिटी थी आपकी रॉ मटेरियल के लिए, स्किल्ड लेबर थी वहाँ पे, ठीक है, विच लेड टू द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री इन द रीजन. इंडस्ट्री फ्लरिश्ड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात इनिशियली बिकॉज ऑफ द फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट, बट today humidity can be created artificially. और other important centers हैं आज कोयम्बतूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी एंड पानीपत. तो पहली चीज़ क्या कि जो मतलब एक तो क्लाइमेट अच्छी थी, मुंबई में जो आपकी टेक मिल थी, ठीक है, टेक्सटाइल मिल थी, जो कि 1854 में स्टैब्लिश हुई, तो वहाँ क्या था कि एक तो मॉइस्ट क्लाइमेट था, ओके, और देयर वाज अ पोर्ट ऑल्सो, इम्पोर्ट करने के लिए मशीनरी, अवेलेबिलिटी थी रॉ मटेरियल की ज़्यादा, स्किल्ड लेबर थी वहाँ पे, जो कि उसने क्या करा, इंडस्ट्री को मदद किया. ठीक है, हर इंडस्ट्री को यही चीज़ चाहिए होती है आगे बढ़ने के लिए, डेवलप होने के लिए, तो इंडस्ट्री को ये सारी चीज़ें मिल रही थी. ठीक है, तो रीजन में क्या था, इंडस्ट्री फैलती गई, स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र में मतलब महाराष्ट्र में ये फैलती गई, गुजरात में फैली. ठीक है, सो इनिशियली एक तो फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट था, ठीक है, इस वजह से लेबर थी, सारी चीज़ें उनके मतलब फेवर में हो रही थी, तो दैट्स वाई वो एक्सपैंड होती गई. फिर आज क्या है, आज तो ह्यूमिडिटी आर्टिफिशियली क्रिएट भी करी जाती है. ठीक है, तो आज जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं आपके जहाँ पे अच्छी मिल्स हैं, तो वो कौन कौन से, कोयम्बतूर है, कानपुर है, चेन्नई है, अहमदाबाद है, मुंबई है, कोलकाता है, लुधियाना है, पुडुचेरी और पानीपत. बात करते हैं अहमदाबाद के बारे में. तो अहमदाबाद जो कि लोकेटेड है आपका गुजरात में, ठीक है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर साबरमती. तो जो पहली मिल थी वो इस्टेब्लिश हुई थी यहाँ पे 1859 में. इट वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया. सो फॉलोइंग मुंबई रिफर्ड एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. तो इंडिया वो मुंबई को बुलाते हैं आपका मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. और जो आपकी गुजरात की इंडस्ट्री थी, जो गुजरात है आपका, उसको सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बुलाते हैं इंडिया का. ठीक है, तो ये दोनों दे आर सिचुएटेड वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरियाज, जो कि इंश्योर करता है ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल को. ठीक है, आइडियल क्लाइमेट है फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, फ्लैट टेरेन है, ईजी अवेलेबिलिटी है ऑफ लैंड की. ठीक है, जो कि उसको सूटेबल बनाती है एस्टैब्लिशमेंट के लिए. फिर प्रोवाइड होती है आपको स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर. ठीक है, वेल डेवलप्ड रोड हैं, रेलवे नेटवर्क अच्छा है, जो कि परमिट करता है ईजी ट्रांसपोर्टेशन टेक्सटाइल का टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, और इजीली आप एक्सेस कर सकते हो मार्केट में. तो मुंबई पोर्ट है जो आपका, वो नियर बाय फैसिलिटेट करता है इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी को और एक्सपोर्ट करता है कॉटन टेक्सटाइल को. ठीक है, तो जो इश्यूज थे अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल में, देयर वर सेवरल टेक्सटाइल मिल क्लोज डाउन ड्यू टू इमर्जेंस ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स इन द कंट्री एज वेल एज नॉन अपग्रेडेशन ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी इन द मिल्स ऑफ अहमदाबाद. अब क्या हुआ था, जो इशू क्रिएट हुए थे वो हुए थे कि कुछ ऐसी टेक्सटाइल थी जो बंद हो गई थी. क्यों बंद हो गई थी, क्योंकि सडनली इमर्जेंस हुआ नए टेक्सटाइल मिल्स का. ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ जो पहले जो मिल्स थी उनके पास देवर नॉन जो मशीन्स थी वो अपग्रेडेड नहीं थी. ठीक है, टेक्नोलॉजी थी वो भी इतनी ज़्यादा नहीं थी. सो दैट्स वाई
एक देयर वाज एन इशू विच वॉज बीइंग क्रिएटेड, एक डाउनफॉल था। नाउ ओसाका के बारे में बात करते हैं। ओसाका एक इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है जापान का, जो कि मैनचेस्टर ऑफ जापान बोला जाता है जिसको। जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं यहाँ पे जो फैसिलिटेट करते हैं ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। तो आपने देखा होगा, जो आप इतनी चीज़ समझ गए होगे, जो यहाँ पे फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनके ही फैसिलिटेशन से जो ग्रोथ है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की, वो उनको एक्सपैंड होने में काफ़ी मदद कर रही है। तो जैसे कि एक्सटेंसिव प्लेन है ओसाका के अराउंड, ठीक है, जो कि इंश्योर करता है कि जो लैंड है वो इजीली अवेलेबल हो ग्रोथ के लिए कॉटन मिल्स की। वार्म ह्यूमिड होना चाहिए क्लाइमेट, ठीक है, जो कि वेल सूटेड हो स्पिनिंग के लिए, वीविंग के लिए। रिवर यूडो है जो प्रोवाइड करता है सफिशिएंट वाटर मिल्स को। लेबर इजीली अवेलेबल है। लोकेशन है, पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं इंपोर्ट के लिए रॉ कॉटन की, ठीक है, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल के लिए भी। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ओसाका की, वो डिपेंड करती है कम्प्लीटली अपॉन द इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओसाका की किस पे डिपेंड करती है? कंप्लीटली इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल पे, ठीक है। तो जो कॉटन है यहाँ पे इज इम्पोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट, चाइना, इंडिया एंड यूएसए, और जो फिनिश प्रोडक्ट है मोस्टली एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्टेड एंड हैज़ अ गुड मार्केट। गुड मार्केट क्यों है? ड्यू टू क्वालिटी एंड लो प्राइस, ठीक है। और डेस्पाइट इट बीइंग एन इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटी इन द कंट्री, सो द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अदर इंडस्ट्री। अब जो ओसाका की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसको रिप्लेस किया गया बाय और जो इंडस्ट्री आ रही थी, जैसे कि आपकी आयरन और स्टील है, मशीनरी है, शिप बिल्डिंग है, ऑटोमोबाइल्स है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और सीमेंट है, ठीक है। तो इनकी इनकी ज़रूरत ज़्यादा बढ़ गई, तो इस वजह से उसका ओसाका का डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया। ओके, इट वॉज बीन रिप्लेस्ड बाय ऑल दीज अदर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। ओके, तो यहाँ हो गया आपका ये चैप्टर कंप्लीट। हम लोग मिलेंगे कल विद अनदर चैप्टर, ठीक है, जो कि आई थिंक आपका लास्ट चैप्टर होगा इस बुक का, एंड देन वील गोना स्टार्ट विद द 9th बुक। ओके, सो गाइज वंस अगेन, इफ़ यू वांट अनअकैडमीज प्लस सब्सक्रिप्शन, यूज़ करें कोड StudyIAS। एंड कोई भी क्वेरी होती है आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, कोई भी क्वेरी है, कॉल अपॉन दिस नंबर। और अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हो तो व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। Leave your text, we will get back to you. So bye bye, take care and have a wonderful day. हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए take care, bye.